कई जगह पर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे हुए हैं। इन सारी मुद्दों पर आज की दंगल में हमें चर्चा करनी होगी, क्योंकि अब भी ईवीएम जान नहीं छोड़ रही है। हमारे साथ एसवाई कुरैशी पूर्व इलेक्शन कमिश्नर भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे भी हम लोग सवाल करेंगे इस बात को लेकर। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में है के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चरणजीत सिंह सप्रा नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, उसके साथ साथ अमिताभ तिवारी पॉलिटिकल कमेंटेटर और इलेक्शन एनालिस्ट, इस मामले पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ संगीत रागी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो लेकर चरणजीत सिंह सप्रा जी के पास ही जाना चाहिए। सप्रा जी, अभी मैं देख रहा था अलग अलग कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, उसमें नाना पटोले तो कह रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस पर हमारे सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो भाषण में साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भाई ईवीएम में चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। ये 18 नंबर का पॉइंट था उनके भाषण में, और 16 नंबर के पॉइंट पर बड़ा इंटरेस्टिंग जज्बा है उनका। वो कह रहे हैं, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे का जो लिखित स्पीच आया हुआ है मीडिया के पास, उसमें से एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि कई बार हम खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। हम खुद अपने बारे में नकारात्मक और हताशापूर्ण बातें करेंगे और कहेंगे कि हमारा कोई नैरेटिव ही नहीं है। आखिरकार किस वजह से चुनाव हारे हैं? ईवीएम मानकर चले, या जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई खुद ही नैरेटिव नहीं बना पा रहे, इसके वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं? देखिए साहिल जी, मैं आपको बताऊं कि लोकतंत्र प्रणाली के अंदर अगर कुछ ईवीएम के प्रोसेस में या चुनावी प्रोसेस के अंदर कहीं पर कुछ गड़बड़ झाला होता है तो उसको निश्चित रूप से पॉइंट आउट करना ये किसी भी व्यक्ति का काम है। और हम तो मुख्य विपक्षी पार्टी है, हमारा दायित्व बनता है कि अगर कहीं कोई त्रुटियां हैं, कहीं कोई कमियां हैं, तो उसे हमने उजागर करना चाहिए। और ये हम आज से नहीं कह रहे, हम कई चुनाव इससे पहले भी हो गए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा के चुनाव भी जब हुए तब भी एक आंकड़ा सामने आया था जिसमें फर्क नजर आया था कि एक्चुअल जो रियल टाइम डेटा होता है और जो प्रोविजनल डेटा होता है उसके बीच में 1.07 करोड़ वोट का फर्क था। यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 28,000 वोट का फर्क उस समय भी आया था। हमारे जो राष्ट्रीय नेता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा था, पत्र भी लिखा था, जिसका कोई उत्तर आज तक नहीं आया है। हरियाणा के चुनाव आए, हरियाणा के चुनाव में एक नहीं, हमने करीबन 100-200 त्रुटियां उनको भेजी है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई समाधान कारक उत्तर नहीं आया है। अब मुझे पूरा करने दीजिए ना, फिर आप बोल लीजिएगा। कोई मैं पूरा कर लूं? नहीं, मुझे एक पॉइंट पर आपको बीच में रोकना होगा, इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं थोड़ा सा। हाँ नहीं ठीक है, एक एक मुद्दे पर जाएंगे ना हम लोग। पहला तो सवाल आपने उठाया कि भाई जितना वोटिंग हुआ है और जितना काउंटिंग हुआ है उसमें फर्क नजर आ रहा है, बराबर है। आपका यह कहना है कि भाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आया हुआ है, तो मैं आपके सामने क्लैरिफिकेशन रखना चाहता हूं, उसके बाद आपको जो कहना है वो कह सकते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो वोटिंग हुआ है वो 20 तारीख को ईवीएम में वोटिंग हुआ है। तो जो आंकड़े 2 दिन के बाद फाइनल आंकड़े आए हैं वो ईवीएम वोटिंग के आंकड़े आए हुए हैं। जो काउंटिंग हुआ है उसमें पोस्टल बैलेट्स, और इस बार आपको याद होगा कि जो दिव्यांग है या जो उम्रदराज लोग हैं उनके पास घर जाकर वोटिंग करवाया गया था, वो आंकड़े काउंटिंग के दिन सुबह 8 बजे उनको मिले हैं। तो वो अगर आप जोड़ ले तो जो अलग अलग खबरें आ रही है कि भाई 5 लाख का डिफरेंस था काउंटेड वोट्स और पोल्ड वोट्स में, तो वो डिफरेंस का पता चल जाएगा ना। आप एक बार इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर चले जाइए, उनके ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, सारे सवालों के तो जवाब दे दिए उन्होंने आपको। देखिए साहिल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन इससे पहले आपने 19 अक्टूबर का भी चर्चा की, मैं उस पर आ रहा था कि 19 अक्टूबर को जो कंप्लेन हमने दर्ज कराई कि 47 लाख वोटर जो है वो आर्बिट्री तरीके से बढ़ गए हैं, वो उसके अंदर बहुत सा फ्रॉड है। और उसका एक उदाहरण भी हमने दिया है। 17 अक्टूबर को जो चुनावी अधिकारी था तुलजापुर के अंदर, उसने धाराशिव पुलिस स्टेशन में जाकर के साइबर क्राइम में केस दर्ज कराया था कि यहां पर फ्रॉड हो रहा है, जो नए वोटर ऐड हो रहे हैं वो फेक वोटर ऐड हो रहे हैं, फेक आधार कार्ड के ऊपर हो रहे हैं। तो उसका भी उत्तर आज तक इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं दिया है। तो ये सिद्ध होता है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। जब इलेक्शन कमीशन अंधा गूंगा बहरा हो जाएगा तो हमको तो जनता की कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये एक बात। अब मैं आता हूं जो सवाल आपने उठाया है। आपने ये सवाल उठाया है कि जो 76 लाख वोट हम कह रहे हैं बढ़ गए 20 तारीख को शाम को 5 बजे से लेकर के,
और 11:30 बजे तक एक संख्या बढ़ी और उसके बाद में अगले दिन और संख्या बढ़ी, कुल मिला के 76 लाख वोटर बढ़ते हैं। अब साहिल जी आप भी जानते हैं महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरह से, 288 सीटें हैं, 288 सीटों में इसको डिवाइड करेंगे तो 26,388 वोट जो है वो प्रति विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बनती है, कि इतने वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़े हैं। समझिए कि एट रैंडम हम पकड़े कि 50 बूथ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जहां पर 5 बजे के बाद में कतार लगी थी, तो इस संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 550 लोग 5 बजे के बाद में हर विधानसभा में 50 बूथ के अंदर खड़े थे। हम इतना ही कह रहे हैं कि अगर ये लाइन को 550 लोगों को पूरा होना है तो ये कोई 4-5 घंटे में नहीं पूरी हो सकती है, इसको पूरा होने में 8 घंटे लगेंगे। और अगर 550 लोग 5 बजे के बाद में वोट कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ने जो 58.22% 5 बजे तक का आंकड़ा दिया है तो फिर वो झूठा है, क्योंकि एक बूथ में तो 1100-1200 वोट ही होते हैं। तो ये समस्या है जो इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर ईवीएम पर बात कर रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। इस बार पुरी में ऑफ डेमो 2024 का आयोजन हो रहा है। यह भी अपना अपना बहुत बड़ा अवसर होता है। वो भी पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना का अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करेगी। इसका मतलब कि पूरा उड़ीसा वैश्विक नजरों की केंद्र में आने वाला है। और फिर 1 महीने के भीतर भीतर 2025 में जनवरी महीने में ही 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का बहुत बड़ा आयोजन है। विश्व भर के लोग आने वाले हैं। दुनिया भर के लोगों का आपको स्वागत करने का अवसर मिलने वाला है। और यहां लोग जो भावनाएं लेकर के जाएंगे, पहले G20 में अलग प्रकार के लोग आए थे, ये हमारे देश के ही लोग हैं जो कई वर्षों से विदेशों में रहते हैं, वो सब आ रहे हैं। और ये लोग जब वापिस जाएंगे ना तो उड़ीसा की इतनी कथाएं दुनिया भर तक पहुंच जाएगी, उड़ीसा का भरपूर प्रचार प्रसार होगा और यहां पर्यटन के अवसर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने जिसका जिक्र किया है ना, आपने जो जिक्र कर रहे हैं कि भाई 74 लाख वोट कहां से बढ़ गए, तो देखिए 9 करोड़ 27 लाख वोटर थे महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे हैं इसके लिए, लोकसभा चुनाव के वक्त आज की तारीख में बन गए हैं 9 करोड़ 70 लाख वोटर विधानसभा चुनाव के वक्त। उनका कहना है कि जिनकी 18 साल की उम्र खत्म हो चुकी है, ऐसे अक्टूबर 1 तारीख तक वोटर ऐड कर दिए गए। तो ये तो एनालिस्ट की बात है ना, आप देखिए जाके एनालाइज करिए कि भाई ये वोटर कैसे बढ़ गए। ये जो वोटर बढ़ने की बात आप कर रहे थे वो तो बारामती लोकसभा चुनाव के वक्त भी आपको याद होगा, एनसीपी एसपी ने शिकायत की थी उसके बारे में, चुनाव आयोग ने उस पर एफआईआर भी लिया हुआ था कि भाई रात को 12 बजे तक वो बैंक कैसे खुला था करके, और उसको लेकर उसके बावजूद भी आप जीत गए थे लोकसभा चुनाव बारामती में, बारामती विधानसभा में आपको वहां पर बढ़त मिली थी। तो तब तो ईवीएम या फिर इलेक्शन कमीशन से दिक्कत नहीं रही, आज की तारीख में क्यों हो रही है? यही तो सवाल उठता है ना सप्रा जी। देखिए साहिल जी ऐसा है कि जब जहां पर हमको कोई त्रुटियां नजर आई वो हमने पॉइंट आउट करी है। आपने संख्या की बात की, मैंने आपको तुलजापुर के एक अधिकारी का उदाहरण दे दिया कि अधिकारी ने कंप्लेन, एफआईआर अधिकारी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने आज तक उत्तर नहीं दिया। ये प्रमुख बात है। और दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि भाई आपके आंकड़ों में पहले क्या होते, चुनाव तो आज पहली बार नहीं हो रहे, पहले से हो रहे हैं। पहले जब चुनाव बैलेट पेपर से भी होते थे तब भी प्रोविजनल फिगर में और फाइनल फिगर के अंदर 1 से 1.5% का फर्क आता था। लेकिन अब ये फर्क जो है डिजिटल इंडिया होने के बाद भी ये 7.5 से 8% हो गया है। ये 7.5 से 8% का जो फर्क है, प्रोविजनल फिगर जो 5 बजे आते हैं या 6 बजे आते हैं और फाइनल फिगर जो अगले दिन आता है या उस दिन रात को 11 बजे आता है, इसमें इतना बड़ा फर्क 8% महाराष्ट्र में हो सकता है। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। महाराष्ट्र में इसलिए हमने पत्र लिखा है और हमने टाइम मांगा कि हमको मिलिए। महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में 5 बजे तक 58% का वोट परसेंटेज दिया हुआ था और प्रोविजनल फिगर बता रहे थे 63% तक जा सकता है करके। 1.5 दिन के बाद यह फिगर जाती है 66% तक, यानी 6% का इजाफा उसमें दिखाई दे रहा है। उनका यह कहना है कि भाई एक प्रोसीजर होता है जो पांच बजे तक जो नंबर वो लोग बताते हैं वो तो फोन पे उस पर वो रिटर्न नहीं होते हैं नंबर, तो वो एक अंदाजा होता है। आपको इस बात को समझना होगा, वो अंदाजा होता है और आज की तारीख में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो फिगर ठीक होता जाएगा। 1.5 दिन के बाद फिगर आया, फाइनल फिगर 1.5 दिन के बाद आया हुआ है सप्रा जी। मुझे शर्मा जी के पास भी जाना है लेकिन उससे पहले साहिल जी मैं छोटे में खत्म करता हूं। देखिए साहिल जी, जब बैलेट पेपर से होती थी, जब रात के अंधेरे में भी बैठ के और दिया बत्ती जलाकर भी गिनती करते थे, उन दिनों में भी इतना डिले नहीं होता था, रात को फिगर आ जाता था। और इलेक्शन कमीशन, अगर आपको याद होगा, टीएन सेशन से लेके सब रात को 11:30 बजे या अगले दिन सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सारे मीडिया को बताते थे। अब ये क्यों नहीं हो रहा? अब ये डिजिटल इंडिया में होने के बाद भी आप 2 दिन के बाद में हमको आंकड़े दे रहे हैं, या फिर लोकसभा में तो 11 दिन के बाद आंकड़े दिए। लोकसभा के जो 1.07 करोड़ का फर्क आया, वो तो 11 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा दिया ना। तो इलेक्शन इस बार सुधार लिया ना, 1.5 दिन के बाद दिया आपको। तो हम कह रहे हैं कि अंधी गूंगी बहरी 25 तारीख को 1 लाख पोलिंग सेंटर्स थे महाराष्ट्र में, 1 लाख पोलिंग सेंटर्स थे महाराष्ट्र में, 1.5 दिन के बाद दिया। हाँ तो नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं 1.5 दिन भी नहीं, 2 दिन के बाद में इन्होंने दरअसल दिया है। आप इनको बचाइए मत, इलेक्शन कमीशन की जवाबदारी बनती है। निष्पक्ष चुनाव कराना है तो इलेक्शन कमीशन को विपक्ष के जवाब देने पड़ेंगे। हम यही तो पूछ रहे, सवाल पूछ रहे हैं। हमने तो टाइम मांगा है कि भाई टाइम दीजिए, हम आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं ना। हम तो, हमारे पास प्रूफ है। अब मीडिया ट्रायल से तो हम सिद्ध नहीं कर सकते कुछ, ना तो मीडिया ट्रायल के जरिए से हम मतलब ये सिद्ध कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि कोर्ट भी तो नहीं सुन रहा है ना आपकी बात। हमारे 3 बड़े नेताओं ने पत्र लिखा है, विक्रम नाथ और प्रसन्न वैराले चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कह दिया, उन्होंने तो पिटीशन उड़ा दी। उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया कि भाई हारते हैं तो हमारे पास चले आते हैं कि भाई बैलेट पेपर पे चले जाओ करके। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना सप्रा जी। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत जो लोकतंत्र में होती है, जनता की अदालत, हम जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार है। अगर यहां पर इलेक्शन कमीशन हमारी आवाज नहीं सुनेगा, वही आपसे समझना है, तो जनता की अदालत में हम जाएंगे। यही हमारा आखिरी ऑप्शन है। चलिए, मुझे आपसे वही समझना है कि जनता की अदालत में जाएंगे मतलब क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे शर्मा जी से पूछना है। शर्मा जी आपसे, आपके पास ही आ रहे हैं भाई, आपके पास ही आ रहे हैं। मुझे बताइए कि आखिरकार हम क्या मान के चले। देखिए क्या है, इलेक्शन कमीशन को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं आज की तारीख में। प्रधानमंत्री का स्पीच आपने सुना, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि भाई वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ना कहीं ये भी बात निकलती है ना कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का सवाल उठा था, तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि भाई 3 लोगों की कमेटी बनेगी, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और चीफ जस्टिस होंगे देश के। उसके बाद पार्लियामेंट में बिल पास कराया गया, उसमें से चीफ जस्टिस को निकाल दिया गया और एक मंत्री को डाल दिया गया। थोड़ी पारदर्शिता के लिए आप लोग अगर रख भी लेते चीफ जस्टिस को, तो शायद इस तरीके के सवालों का तो सामना नहीं करना पड़ता। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो मैं साहिल जी ये कहूं कि आप जो प्रश्न उठा रहे हैं वो अलग है और डिबेट आज आपकी बिल्कुल अलग है, नंबर 1। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो इस दुनिया में भारत में और कोई नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में अपना निर्णय दिया, इसके बाद अभी आपने उस निर्णय का जिक्र किया जो 26 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने डलवाया, उसको खारिज किया। एक नहीं, कई कमेंट्स किए। लेकिन इन्होंने अभी 2-3 प्रश्न उठाए सुप्रीम कोर्ट पर। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है मात्र साहिल जी कि कुतर्क गढ़ने के लिए जो इतना एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी करती है, और जितना अभी सापड़ा साहब कुतर्क यहाँ बोल रहे हैं, अरे गालियां बकने से क्या होता है यार? चुनाव आयोग को गाली बकोगे तो क्या होगा? आसमान में थूक रहे हो, मुंह पे गिर रहा है, यही आपकी गति है। इतना मेहनत यदि आप चुनाव में करते तो शायद इतना सीट आ जाता कि आप प्रतिपक्ष के नेता के योग्य हो जाते। जीतने की तो बात बहुत दूर थी, वो तो था ही नहीं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता की भी हैसियत जो है महाराष्ट्र की जनता ने नहीं दी। आपने वोट प्रतिशत पर जवाब उठाया, साहिल जी ने आपको जवाब बता दिया। वोट बढ़ने के ऊपर बताया, उसका भी जवाब बता दिया। वास्तव में साहिल जी हुआ क्या है
कि बीमारी है मोतियाबिंद की, और ये पैर की उंगलियों में जो है मलहम लगा रहे हैं। अरे ऑपरेशन की जरूरत है भैया, मोतियाबिंद हो गया है आप लोग को, राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। आपको मुद्दा नहीं पता है, आपको अपने तरीके नहीं पता है, आपका कार्यकर्ता जमीन में नहीं है। लोगों को झूठ क्यों बोल बोल के अपनी बेइज्जती और अपमानित अपने आप को कर रहे हो? जो बची खुची विश्वसनीयता है वो भी साफ हो जाएगी। हरियाणा में एक नया बहाना लेके आए शर्मा जी, मुझे साहब मतगणना लेट हो रही है, मतगणना लेट हो रही है। एक मिनट मुझे बात पूरी करें। आपने इतना 19 मिनट प्रवचन कराया साहिल जी, 19 मिनट बुलवाया। हरियाणा में चुनाव मतगणना हो रहा है और ये शर्मा जी और सप्रा जी, शर्मा जी और सप्रा जी, बैठा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि आपके बहाना बनाने से क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। वहां आप 10 बार जा चुके, फटकार खा चुके, शर्मा जी, डांट खा शर्मा चुके, जी, आपकी अगेंस्ट। शर्मा जी माफ करिए, 2 मिनट मुझे रोकना होगा आपको। फिर भी आप उसी पे